स्वागत है दोस्तों, आप सबका लर्न एंड गेट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण बारे में। कि जो दिल्ली सल्तनत कायम हुई थी दिल्ली में, जहाँ पर उसका केंद्र दिल्ली रही यहाँ पर, और उन्होंने पूरे काफी बड़े भारत के हिस्से पर राज करा। आखिरकार उसका पतन क्यों हो गया और कैसे हुआ, तो देखते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं हम यहाँ पर। देखिए, पहला कारण इसके अंदर मैंने बताया है, स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश शासक। निरंकुश शासक, जो स्वेच्छाचारी, इसका मतलब क्या होता है भाई? मैं अपनी मर्जी से जो चाहूं करूं, मेरी मर्जी। इसका मतलब ये मतलब होता है, सीधी मतलब। दूसरा होता है निरंकुश, मतलब किसी की बात को मैं नहीं मानूंगा, कोई मेरे पर अंकुश नहीं ला सकता, जो चाहूं जैसे खाऊं वैसे रहूं, मेरी मर्जी। वही चीजें यहाँ पर। इसका स्थापित होना। अब देखिए यहाँ पर क्या था, दिल्ली सल्तनत और जो मुगल सल्तनत है, मुगल जो बादशाह रही, उसमें फर्क क्या है यहाँ पर? कि दिल्ली सल्तनत जो होती थी वहां पर निरंकुश शक्तियां थी, दरबारी थे, मगर चलती वहां पर सुल्तान की ही थी खास तौर पर। और सुल्तान यहाँ पर जो दूसरे स्थायी इलाके होते थे जहां पर वो कब्जा करते थे, जीतते थे उन इलाकों को, तो वहां पर वो अपने भेजे हुए लोगों को भेजते, चुने हुए लोगों को भेजते थे। जो मुगल थे वो उनको जीत कर उन्हीं को वापस से कहते थे, तुम जाके वापस से राज कर लो। हालांकि जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर भी ऐसा हुआ, मगर बहुत ही कम देखने को ऐसा मिलता है कि ऐसा हुआ ही था। शायद ही कहीं बहुत कम ऐसा हो पाया था। तो लोग इनके खिलाफ थे। इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, वे अपनी इच्छा के अनुसार कानून बनाते थे तथा कानून को लागू करते थे। दिल्ली सल्तनत के राजा लोग जो थे, बलबन, अलाउद्दीन जैसे सुल्तानों ने सरदारों की शक्ति को भी कुचल डाला। ऐसा स्वेच्छाचारी शासन स्थायी नहीं हो सकता था, तथा अयोग्य सुल्तानों के समय दिल्ली सल्तनत का स्वभाव जो पतन था वो स्वाभाविक था। जिनको इन्होंने कुचला, जो सरदार थे, जिनको चाहते तो ये अपने नियंत्रण में लेकर हरा कर उनको आपस से जमीन दे डालते, उनको अपने लिए यहाँ पर पक्का कर डालते। मगर इन्होंने क्या करा, उनको अपना दुश्मन बना लिया यहाँ पर। जब ये हटे, मरे, जो इनके उत्तराधिकारी आए वो कमजोर थे, उनको इन्होंने मार दिया। जो सरदार थे उन लोगों ने हटा दिया इनको बाद में। फिर दूसरा बिंदु आता है विशाल साम्राज्य। अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उत्तर भारत के अधिकांश या फिर सभी राज्य आते थे उस समय के। और जो दक्षिण भारत के बारे में बात करें तो बहुत से राज्य शामिल थे इसके अंदर भी। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वहां तक इनका राज्य था स्थापित। अब यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो आवागमन, मतलब कहते हैं आवागमन जो है उसके जो साधन थे वो पर्याप्त नहीं थे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सही से हो नहीं पाती थी यहाँ पर। सल्तनत काल में सेना आदि का आवागमन ही नहीं हो पाता था। यातायात के साधनों की कमी के कारण सुदूर प्रदेश पर नियंत्रण रख पाना कठिन हो गया था। वजह क्या थी? क्योंकि लोगों को भेजते थे अपने राज करने के लिए, तो वहां पे वो पहुंच गए, अब उसकी मर्जी जो चाहे वो करे वहां पर। वही फिर आ जाती है बातें के निरंकुश बन जाया करते थे यहाँ पर। तीसरी जो बिंदु बताएगा, जो कमी है इसमें, जो गलतियां रही यहाँ पर, कारण रहे कमी के, वो पतन के, वो है केंद्रीय शक्ति की दुर्बलता। जो राजा होते थे, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय शक्ति अत्यंत दुर्बल हो गई थी, और विभिन्न प्रांतों के सूबेदारों ने विद्रोह कर अपना स्थापित स्वतंत्रता स्थापना राज्य स्थापित कर लिया। देखिए, अगर हम बात करें शुरुआती जो शासक हुए दिल्ली सल्तनत के, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन तुगलक तक देखें हम, तो वो सब क्या थे, राजा की बात को माना करते थे। सुल्तान जो बोलते थे तो बात को मानते थे। मोहम्मद बिन तुगलक मर जाता है तो वो ऐसी नीतियां स्थापित करके जाता है कि साम्राज्य कमजोर होने लग जाता है और लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो कोई भी नहीं चाहता था कि दिल्ली पर राज करे। हालांकि फिर भी यहाँ पर जो फिरोज शाह तुगलक होते हैं उनको बिठाया जाता है दिल्ली की गद्दी पे, वो राज करते हैं। मगर वो बात नहीं हो पाती। वो कहते हैं जो आजाद हो रहा है उसको होने दो, साम्राज्य भले छोटा हो मगर खुशहाल होना चाहिए। उनकी इसी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि जो प्रांतीय सूबेदार हैं वो उससे अलग हो गए और उन्होंने अपने अपने पृथक राज्य स्थापित कर लिए। चौथा बिंदु है यहाँ पे प्रजा का असहयोग। दिल्ली सल्तनत के पतन का महत्वपूर्ण कारण ये भी था, उसे प्रजा का पूर्ण सहयोग प्राप्त ना हो सका। वहाँ की अधिकांश प्रजा जो थी वो हिंदू थी, और उनकी दृष्टि में मुसलमान शासक थे विदेशी बने रहे। उन्होंने, जो हिंदू शासक थे, उन्होंने यही माना कि बाहर के आए हुए लोग हैं, तो हम इनको अपना राजा माने ही क्यों। तो उन्होंने कभी सहयोग सही से नहीं करा। हालांकि कुछ लोगों ने करा भी, मगर फिर भी बात है भाई, वो चीज तो रही यहाँ पर। इसके अतिरिक्त दिल्ली सल्तनत के अधिकांश सुल्तानों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का अनुसरण किया और हिंदू प्रजा पर घोर अत्याचार भी किया। कई बार ऐसा देखने को मिला। जब कभी उन्हें अवसर मिलता वे विद्रोह कर देते और सल्तनत को क्षति पहुंचाने का प्रयत्न करने लग जाती जनता जो थी। फिर आता है हमारे पास उत्तराधिकार के नियम का अभाव। इसके बारे में देखेंगे, सुल्तान की मृत्यु के पश्चात अक्सर उसके उत्तराधिकारियों को युद्ध करना पड़ता था। जो जीतता था वही राजगद्दी पर बैठता था। इससे सल्तनत काल में राजनीतिक अस्थित वो स्थायित्व की कमी रही।
यहाँ पर वो स्थान सिद्धांत नहीं था कि राजा के बाद बड़ा बेटा बनेगा राजा। वहां पर ये था कि जो ताकतवर है वो बन जाएगा। और चीज अगर माने देखें तो वो सही भी थी। मगर ये चीजें, मगर इससे क्या था कि जो लोग थे वो मरते थे, सैनिक मरते थे, और हानि समाज को, जो साम्राज्य उसको पहुंचती ही थी यहाँ पर। छठा बिंदु है सहिष्णुता का अभाव। कई सुल्तानों में सहिष्णुता का अभाव था, जिससे प्रजा को भी कष्ट भोगना पड़ा। उन्होंने अपने धर्मावलंबियों को प्राथमिकता दी तथा अन्य धर्मों के लोगों को समान अवसर नहीं दिए, जिससे समाज में कुछ वर्गों में क्या हुआ, यहाँ पर संघर्ष शुरू हो गया और विद्रोह की भावना पनपने लगी। जो शासक जिस तरह का था, किसी ने मुसलमान जो था, मतलब शासक था मुसलमान ही थे, उन्होंने अपने धर्म को प्रमोट करा, उसको अनुसरण करा था ज्यादा। मगर जो दूसरे धर्म थे उनको कुछ जो राजा थे यहाँ पे, खासकर बलबन जो आता है इसमें, उन्होंने उनको नीचा भी दिखाया, मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमानों को भी। तो ये लोग इनके खिलाफ भड़क गए, बाद में नुकसान दिया लोगों ने। दरबार में एकता का अभाव। सुल्तान के दरबार में सहयोग तथा एकता का अभाव था। वहाँ अमीर और उलिमा का अधिक प्रभाव था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने राजनीति को धर्म से अलग रखने का प्रयास किया। यह वास्तव में एक अच्छा कदम था, परंतु सभी सुल्तानी इस नीति पर अमल नहीं कर सके। जो अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है, इन्होंने कहा कि जो उलेमा है वो दूर रहें शासन से, हम खुद संभाल लेंगे। और चीज से यहाँ पर ये होगा कि उनकी पकड़ मजबूत हुई साम्राज्य के ऊपर। मगर बाद में जो आए वो कमजोर थे। तो उलेमा हो, दरबारी हो, उन्होंने आपस से उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लिया यहाँ पर। उनके दरबार में एकता का अभाव रहा। दरबार में प्राय गुटबंदी होने लगी, जिससे आपस में युद्ध हुए और सुल्तानों की शक्ति कम होने लगी। आठवां बिंदु है मोहम्मद बिन तुगलक की अव्यवहारिक नीति। इसमें क्या हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की अव्यवहारिक योजनाओं में दिल्ली सल्तनत की जड़ों को खोखला कर दिया। इन्होंने बहुत सारे कदम ऐसे उठाए। पहला कदम था, वह दिल्ली की राजधानी है उसको देवगिरी ले जाना, यानी कि दौलताबाद। दुआ में कर विधि करना, तांबे के सिक्के चलाना, खुरासान व काजल पर अधिकरण करना आदि योजनाओं ने सल्तनत के राजकोष को खाली कर दिया और प्रजा विरोध के सर पर, जो प्रजा थी वो विरोध पर उतर आई यहाँ पर। विदेशी और देशी अमीर से के पतन होने से भी सल्तनत के पतन का मार्ग जो है वो बढ़ने लग गया। दिल्ली सल्तनत के पतन में सुल्तान फिरोज तुगलक का भी हाथ रहा। उनकी जागीरदारी प्रथा, दास प्रथा, राजनीति में उलमाओं की मध्यस्थता आदि भी सल्तनत के पतन के जिम्मेदार थे। फिरोज तुगलक जो थे उनका मानना ही यही था कि जो समाज जो हो खुशहाल हो, चाहे किस तरह से भी हो, यहाँ पर जागीरदारी दी थी लोगों को। यहाँ पर उन्हें उनके जमाने के सबसे, अगर हम देखें दिल्ली सल्तनत के समय के अंदर, उनके समय में सबसे ज्यादा गुलाम थे। और बाकायदा इसको संभालने के लिए उन्होंने एक गुलामी का विभाग भी बनवाया था, जिसमें गुलामों का जो रिकॉर्ड था वो रखा जाता था। सल्तनत के विद्रोही सूबों में को अधीन बनाने के लिए उसने अमीरों की बात नहीं मानी। वास्तव में वे कोमल हृदय का होने के कारण रक्त बहाने का विरोधी था फिरोज तुगलक। ठीक है। इस कारण विद्रोह को कुचलने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप सल्तनत का पतन आवश्यक हो गया। फिर आता है फिरोज तुगलक के अयोग्य अधिकारी उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी बड़े अयोग्य और विलासी थे। बड़े बड़े सरदारों तथा जमींदारों ने षड्यंत्र द्वारा उन्हें अपने हाथ में कठपुतली बना लिया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात समस्त साम्राज्य में अवस्था फैल गई और इसका लाभ उठाकर अनेक प्रांतीय शासक स्वतंत्र हो गए तथा दिल्ली सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई। यहाँ पर तैमूर का आक्रमण भी इसी बीच हुआ। यहाँ पर 398 में समरकंद शासक तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद पूरी तरह पराजित हुआ और तैमूर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत काबुल के सम्राट बाबर ने दिल्ली सल्तनत को जड़ से उखाड़कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। जब ये तुगलक वंश खत्म हुआ तो तैमूर ने अपना एक अधिकारी था, उसको यहाँ पे नॉमिनेट, मतलब उसको बनाया यहाँ का सूबेदार पंजाब का। तो दिल्ली पंजाब के अंदर कर दी उन्होंने उस टाइम में। और उससे हुआ क्या, सैयद सल्तनत की स्थापना हुई। फिर बाद में आते हैं लोधी, जिनको बाद में अकबर ने, वो सॉरी बाबर था, उसने हटा दिया यहाँ से। लोधी सुल्तानों का दायित्व। लोधी वंश के संस्थापक संस्थापक बहलूल लोधी के समय दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य खंडित होने लगा। बाबर ने अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पूरी तरह परास्त किया। इब्राहिम लोधी युद्ध भूमि में बड़ी गति को प्राप्त हुए। दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और मुगल साम्राज्य की इस तरह से स्थापना हुई। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए लोधी सुल्तान भी उत्तरदायी कहे जा सकते हैं।
फिर आता है मंगोल आक्रमण। मंगोलों के बार बार आक्रमण होने वाले आक्रमणों ने दिल्ली सल्तनत का पतन निकट ला दिया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का मत है, बार बार होने वाले मंगोल आक्रमण ने, जिनका आरंभ 1240 में रजिया की मृत्यु के पश्चात शुरू हुआ, दिल्ली सल्तनत के भाग्य और नीति पर गहरा प्रभाव डाला। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने इनको रोक के भी रखा, और अगर अलाउद्दीन खिलजी ना होते तो हिंदुस्तान का नक्शा शायद आज कुछ ही और ही होता। फिर आता है हमारा बिंदु आता है 14वां, अस्थायी सेना का अभाव। दिल्ली सल्तनत की कोई स्थायी सेना नहीं थी। संकट के समय सुल्तान अमीरों और प्रांतीय शासकों की सेना की सहायता लेते थे, जो सुल्तान के प्रति वफादार नहीं होते थे और विश्वासघात करते थे। अक्सर यही होता था यहाँ पर। दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण के लिए कोई एक कारण जिम्मेदार नहीं था। मध्यकाल में अनेक समस्याएं जो लगातार अस्तित्व में थी, साम्राज्य पतन के लिए उत्तरदायी भी थी। उनमें 14 कारण मैंने आपको बता दिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।